अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, कल हमने जापान के पीएम के इंडिया के दौरे पे बात की थी कि वो इंडिया आए हैं, बल्कि मैंने कहा था कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग की ये जो अटेम्प्ट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं अमेरिका के सैंक्शंस अनाउंस करने के बाद भी, और फिर वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आ रहे हैं। ये भी इतलात हैं कि वो जो मॉस्को के अंदर इंडिया ने एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करने वो शायद आएँ। तो परहैप्स ये इंप्रेशन अमेरिका के अंदर जा रहा था कि इंडिया शायद एक तरह की स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग करने के चक्कर में है। इसीलिए मैंने कहा कि जापान का पीएम आया नहीं है बल्कि अमेरिका की जानिब से भेजा गया है। जापान और अमेरिका यूं समझेंगे एक ही मुल्क हैं, कहने के तो दो मुल्क हैं लेकिन इनके फॉरेन रिलेशंस, इनकी सिक्योरिटी, इनके स्ट्रेटेजिक मामलात बिल्कुल एक ही होते हैं। तो ऐसा माना गया कि अमेरिका ने इनको भेजा है ताकि इंडिया को चेक में रखा जाए, लारे लप्पे दे के, लॉलीपॉप दे के इसको चेक में रखा जाए। अब जापान के पीएम ने $42 बिलियन अगले 5 साल इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक तो पता नहीं, ओहो, इंडिया की कुंडली में जब से मोदी साहब आए हैं समझ में नहीं आता कि राहु का झोल है या मंगलिक दोष है। मतलब कुछ अच्छा काम भी करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बुरा हो जाता है, कुछ ना कुछ टड़ करके बुरा निकल आता है। उसमें भी हुआ यह है कि $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा करके जापानीज पीएम मोदी के सामने आते हैं और कहते हैं कि मित्रों, पैसे तो दे रहे हैं आपको लेकिन ज़रा रूस पे अपनी पोजीशन क्लियर करें ना। वो कह रहे हैं रूस को आप कोसें, बुरा भला कहें उनको, कुछ ऐसे थोड़ी 42 बिलियन देंगे। अब बोले उनके खिलाफ कुछ, प्यूटन के खिलाफ बोले कुछ आप। पता नहीं क्यों मुझे हिंदुत्व के गुंडे याद आ गए ये सारा सीन देख के। यहाँ भी अक्सर इंडिया के अंदर से ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं जिसके अंदर हिंदुत्व के गुंडे किसी बेचारे ईसाई बिरादरी के बंदे को या मुस्लिम बिरादरी के बंदे को पकड़ के, आपने भी देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पे भी पड़ी हैं। वो कहते हैं कि भाई बोल भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यहाँ भी जापानीज पीएम कह रहा है मोदी साहब को कि बोलो रशियन इन्वेजन मुर्दाबाद, बोलो प्यूटन मुर्दाबाद। अल जजीरा जैसा कि खबर लगा रहा है कि जापान पीएम अर्जेस मोदी टू टेक टफर लाइन अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। बाबा बड़ी पहुंची हुई चीज़ें, वाशिंगटन वाले बाबा उधर से $42 बिलियन के रसगुल्ले दिखा रहे हैं और इधर से कह रहे हैं कि ये जो रशिया के साथ आपने अपने रिलेशंस को आधा डैमेज कर लिया ना, अब ज़रा एक धक्का और दे दें और कंडेम करें और पूरा डैमेज कर दें रशिया के साथ अपने रिलेशंस को। जाते जाते जापानीज वजीर आजम धर्म संकट में डाल के गए हिंदुत्व सरकार को। मतलब रूस को आमतौर पर बियर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बियर रीच कहते हैं वो, रशियन बियर। तो जापान के पीएम यूँ समझें कि $42 बिलियन के रसगुल्ले एंग्री बियर के पिंजरे में रखे गए हैं कि अगर आपको $42 बिलियन के रसगुल्ले चाहिए तो पहले ज़रा एंग्री बियर से बढ़ना पड़ेगा। आप ज़रा यूट्यूब पे इनकी ज्वाइंट जो मीडिया टॉक थी ना वो देखें, मुसलसल उसमें जापान का प्राइम मिनिस्टर मुसलसल मोदी के सामने रूस को कोसता हुआ नज़र आया। रूस ऐसा है, रूस ऐसा है, देखे ना वो क्या कर रहे हैं, हम ठीक कर लेंगे रूस को यूं कर देंगे। इधर से 56 मिलीमीटर वाले चाय वाले सज्जन जो है ना, वो सुन भी रहे थे लेकिन ना सुनने का नाटक भी कर रहे थे, एज इफ वो सुन ही नहीं रहे। जैसे कोई सख्त टेंशन में कोई बंदा हो लेकिन ज़बरदस्ती उसको हंसने के लिए मजबूर होना पड़े, तो इस तरह की कुछ हालात मोदी साहब की थी। उनके सामने बहुत कुछ कहते रहे रूस को, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला रशिया के लिए। बोलें भी तो बोलें कैसे, समस्या यही तो है। तुर्की का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है डेली सभा, आप देखें ये क्या लिख रहा है। वो कह रहे हैं कि असद से सीरिया टू टर्न इनटू बिग वैगनर प्रोवाइडिंग मर्सनरीज फॉर रशिया। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फोर्सेस को धपड़धूस करने के लिए शाम से खूनख्वार गोरिल्ले जा रहे हैं रूस के लिए लड़ने के लिए, रशिया के लिए लड़ेंगे, रशिया की आर्मी के साथ मिलकर। तो पता चला कि इधर से मोदी साहब कहें कि एक स्टेटमेंट दे दें कि हम रशिया के खिलाफ हैं, और उधर से पता चला वही सीरियन फाइटर्स यूक्रेन की बजाय कश्मीर के अंदर टपक पड़े। वैसे ही गज़वा हिंद का सीरिया से भी गहरा ताल्लुक है। तो मोदी साहब जापान के प्राइम मिनिस्टर के एंटी रशिया बयान पे हट जा बाबू बोल के खिसक लिए साइड से, एक लफ्ज़ नहीं बोला रशिया के खिलाफ। अच्छा, सीरियन फाइटर्स के अलावा वो जो यूक्रेन के लिए अमेरिका लड़ने के लिए फ़ौजें भेज रहा था, जिसका हमने आपको ब्रॉडर व्यू में बताया था कि बड़ी तादाद में किराए के फ़ौजी वहाँ पर भेजे जा रहे हैं यूक्रेन की फ़ौज के साथ मिलकर रशिया से लड़ने के लिए, और इधर से रशियंस जो हैं वो मिडल ईस्ट से लोग ला रहे हैं इनसे लड़वाने के लिए। तो कल रूसियों ने एक ही झटके में 2000 को धपड़धूस कर दिया है। ये जो किराए के फ़ौजी आए हुए 2000 को धपड़धूस किया है, एक बिल्डिंग पे मिसाइल मारा है उन्होंने। और इसमें कहा जा रहा है कि 2000 ऐसे अंडर ट्रेनिंग मर्सनरीज थे जो कि यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। वो हाइपरसोनिक मिसाइल वहाँ पर रशिया ने मारना शुरू कर दिए। बहरहाल
ये जो कुछ इंडियन फॉरेन रिलेशंस के अंदर क्राइसिस आए हुए हैं ना इन दिनों, कि ना रूस की खुल के हिमायत हो पा रही है इंडिया की जानिब से, ना अमेरिका को नाराज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं, उधर से चाइना वैसे ही हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, गलवान के अंदर घुस के बैठा हुआ है। इट वाज कमिंग बेसिकली 2016 से ही ये क्लियर होना शुरू हो गया था कि ये मोदी साहब ने इंडियन फॉरेन रिलेशंस को डेड एंड की तरफ धकेल दिया है। इस पे मेरे ब्लॉग पे भी एक इंग्लिश में वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, कि हाउ इंडियन फॉरेन रिलेशंस हिट्स द डेड एंड। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि हुआ क्या है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के साथ। देखिए, बीजेपी और ट्रंप साहब जो थे ना, इनके सियासी नज़रिए में आप नोट करें कि एक सिमिलरिटी थी। वो सिमिलरिटी ये थी कि इधर हिंदुत्व के गुंडे हैं, मोदी साहब के कट्टर सपोर्टर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लामिक आप जानते हैं कि उनके नज़रियात रहे हैं। लेकिन उधर ट्रंप की भी जो एक वोट बैंक था ना, उनके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि एंटी इस्लामिक थे। तो बीजेपी और ट्रंप के सियासी नज़रिए में एक सिमिलरिटी थी। इसी वजह से मोदी साहब बीजेपी और ट्रंप के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करवाना चाह रहे थे टू अचीव द लोकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए आपको मोदी जो था ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन करता हुआ भी नजर आया। आपको याद होगा हाउडी मोडे और नमस्ते ट्रंप, जरा याद करें, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती। ये क्यों कर रहा था, इसका क्या काम था? ये कोई अमेरिकन पॉलिटिशियंस तो नहीं है ना मोदी साहब, लेकिन फिर भी मतलब अमेरिका के एक सियासतदान के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था। क्यों? ये पॉलिटिकल सिमिलरिटी की वजह से, दोनों में पॉलिटिकल सिमिलरिटी थी, तो इसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे। असल में इंडिया के लिए इश्यूज वहाँ से होना शुरू हुए थे। अगर देखा जाए ना, ये सारा जो आज क्राइसिस आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया ना अमेरिका की तरफ जा सकता है, ना रशिया की तरफ, पहले इंडिया कभी इस पोजीशन में नहीं पड़ा, अब ये हुआ है। इस पे मैंने ये एपिसोड किया हुआ है, ज़रूर देखिएगा, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो एक डेड एंड सा आ गया है मोदी साहब के नेतृत्व में इंडियन फॉरेन रिलेशंस के अंदर, और अब अमेरिकी ब्लॉक जिसका इंडिया मेंबर है, इसकी तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन साथ ही दबाव रशिया की तरफ से भी आ रहा है कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। लेकिन इंडिया ऐसा कर नहीं पा रहा है। एक तरफ उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो कि अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं, दूसरी तरफ उसके मिलिट्री इंटरेस्ट हैं जो कि रशिया के साथ हैं। आगे आगे पीछे खाइए, कुछ इस तरह से एक शक्ल बनी है। लेकिन इट वाज ऑल कमिंग सिंस 2016, ख़ासतौर पर 2016 से ये बिगाड़ आना शुरू हुआ है। एग्रेसिवली जाके उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है इंडियन फॉरेन रिलेशंस को। जो ट्रेडिशनल टिपिकल इंडियन फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, वो उन्होंने वहाँ से चेंज करना शुरू की है बीजेपी की लोकल सियासत की वजह से। ये स्थिति पैदा हो चुकी है इंडिया के लिए, क्योंकि मोदी साहब हैं तो डेफिनेटली मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब वो है ना, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क के लिए इतना डिप्लोमेटिकली मुश्किल टाइम नहीं है जो इंडिया इस वक्त फेस कर रहा है। बड़ी गंभीर सूरत हाल उनके लिए पैदा हुई पड़ी है इस वक्त।